गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्टिफाई एजुकेशन। चलिए रोज की तरह से आज फिर शुरुआत परमात्मा स्मृति से। कुछ पल के लिए डीप साइलेंस। एकाग्र करने ओम शांति। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका और इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अलग अलग बुक्स में इसके बारे में अलग अलग तरीके से बताया हुआ है और मैंने बड़ी कोशिश की है कि बहुत ही सहज और साधारण भाषा में आपको समझा दूं तो जरूर आपको समझ में आएगा। और कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से भी जेट, ICAR, IBPS के एग्जाम्स के अंदर भी इसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि हम पहले पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों और खनिज पदार्थों के अपक्षय से होता है। तो चट्टानों और खनिज पदार्थों के अपक्षय से पहले मूल पदार्थ का निर्माण होता है और मूल पदार्थ से फिर मृदा परिच्छेदिका। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मृदा परिच्छेदिका क्या है। बच्चों, सिंपल सी बात है कि जैसे हम कोई गड्ढा खोदते हैं या जैसे कोई कुआं खोदते हैं तो ऐसे वर्टिकल या आप कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर या खड़ी काट कि मान लो हमने एक भूमि का इतना, हमारे पास ये भूमि है और इस भूमि का इतना पार्ट हमने ले लिया और इसकी हम गहरी खुदाई करते हैं। तो जब गहरी खुदाई करेंगे तो उसमें ऐसे अलग अलग परतें दिखाई देंगी, जिनको आप हॉरिजॉन्स बोलोगे या जिनको आप लेयर्स बोलोगे, उन्हें कहते हैं संस्तर। तो नीचे चट्टानों के बाद से लेकर के जहां से मृदा का निर्माण शुरू होता है वहां से ऊपर तक जितने भी संस्तर दिखाई देते हैं उन संस्तरों को सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। कौन सी काट? खड़ी काट, वर्टिकल काट। गहराई में जाना है और मृदा में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की लेयर्स दिखाई देंगी। हालांकि कोई बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता उन लेयर्स के बीच में। और ये लेयर्स किस आधार पे बनी होती है? इनका मुख्य आधार होता है कि रंग क्या है उस मृदा की लेयर का, और दूसरा टेक्सचर। टेक्सचर यानी कि कणाकार क्या है। इन दो पर यानी कि भौतिक और भौतिक संगठन के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, कणों के आकार के और रंग के आधार पर ये भिन्न भिन्न लेयर्स के बारे में बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं ऊपर से। आप यदि मैं आपको जेट के एग्जाम्स के हिसाब से, कुछ कंपटीशन के हिसाब से बताऊंगी, आप बिल्कुल क्लियर समझना इस चीज को कि सबसे ऊपर यदि हम वन की भूमि देखें तो, यदि हम वन की भूमि देखें तो कि सबसे ऊपर यहाँ पर क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर पत्तियां होती हैं, ठीक है। उन पत्तियों को देख करके आप नग्न आंखों से पहचान सकते हो कि ये कौन सी पत्तियां हैं। ये पत्ती नीम की है, ये शीशम की है, यानी कि ये पीपल की है, यानी कि वो अपघटित नहीं होती हैं, ताजा पत्तियां होती हैं, सूखी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो पहली लेयर है जिसको हम O कहते हैं, उसके ऊपर उसको भी दो भागों में डिवाइड किया है। अभी मैं बताऊंगी कि इसको O क्यों कहते हैं। तो ये जो O1 ऊपर का है, इसके ऊपर ताजा पर्ण ढेर यानी कि लूज पत्तियां, लूज लीव्स जो पेड़ों से गिरती हैं, ये मैं बात कर रही हूं वन भूमि की। और साथ में जैविक मलबा होता है। जैविक मलबा यानी कि वन के अंदर जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके सड़े गले अवशेष, उसको कहती है। तो यानी कि इस लेयर के अंदर, O1 के अंदर कार्बनिक पदार्थों की बहुत ज्यादा बहुतायत होती है। लेकिन वो कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? अविघटित। कौन से होते हैं? अविघटित कार्बनिक पदार्थ, जिनका अपघटन, अनपघटित कह सकते हो आप इसको, अनपघटित, जिनका अभी तक अपघटन नहीं हुआ वो आप नंगी आंखों से पहचान सकते हो, ठीक है। फिर
ये O2 लेयर क्या है? O लेयर को दो भागों में क्यों विभाजित किया? O2 लेयर उसके नीचे यदि आप ऊपर से थोड़ी पत्तियां हटाएंगे तो नीचे की पत्तियां जो है वो थोड़ी थोड़ी सड़ी गली होंगी, या कोई हड्डी है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो आपको थोड़े सड़े गले दिखाई देंगे, आप नहीं पहचान पाओगे कि ये कौन से पेड़ की पत्ती है, ये क्या चीज है, यानी कि उसका अपघटन शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, सूक्ष्म जीवों के खाद्य पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ, तो इसके अंदर चूंकि कार्बनिक पदार्थ है तो सूक्ष्म जीव इनको खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनका अपघटन शुरू कर देते हैं। तो ये जो O2 लेयर है इसके अंदर आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कहीं कहीं यहाँ पर पूर्ण अपघटन भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आंशिक अपघटित होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यदि हम कृषि भूमि की बात करें तो कृषि भूमि के अंदर जो कृषिगत भूमि होती है, जहां पर हम फसलें बोते हैं, वहां पर ये O लेयर नहीं होती। O लेयर क्यों नहीं होती? क्योंकि उस पर हम लगातार हल चलाते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की ऊपर होती है, निराई गुड़ाई सब होती रहती है, तो उसके अंदर ये क्लियर O1 और O2 नहीं होगी, उसकी स्टार्टिंग ही आगे से शुरू होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि किस प्रकार की भूमि में O लेयर पाई जाती है, तो आप कहेंगे वन भूमि में पाई जाती है, कृषिगत भूमि में O लेयर नहीं होती। अब आप देखेंगे कि आगे की लेयर्स में यहाँ ABC लिखा है, तो ABC तो समझ में आता है ABCD वर्णमाला के हिसाब से, लेकिन ये O नाम क्यों रखा है? ये O फॉर ऑर्गेनिक, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लेयर है, कार्बनिक पदार्थों की लेयर है, इसलिए इसको O लेयर कहा गया है। तो इसमें क्या है? कार्बनिक पदार्थ अनअपघटित है, इसमें आंशिक अपघटित है। तो गाइस जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो अपघटन बढ़ता जाएगा। अब ये जो A, अब ये O को भी डिमार्क किसमें कर दिया? डिफरेंशिएट O1 और O2 में विभाजित कर दिया। फिर आती है A की बात। A में तीन भाग किए हैं, A1, A2, A3। A1 की जो लेयर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण अपघटन हो जाता है, साथ में इसके अंदर खनिज पदार्थ भी होते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या है? पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थ, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ प्लस खनिज, ये होते हैं A1 लेयर में। और इस A1 लेयर के अंदर जब हम कार्बनिक पदार्थ पूर्णतः अपघटित हो जाता है तो बच्चों उसको हम ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो इसके अंदर चूंकि ह्यूमस होती है और जिस मृदा में ह्यूमस होती है उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, उसकी उर्वरा शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और उसके अंदर अन्य गुण भी कृषि के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो ये वाली मृदा जो है इसका फिर जिस मृदा में ह्यूमस होती है उसका रंग भी गहरा होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मृदा का। फिर से सुनिए, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, प्लस इसके अंदर पोषक तत्व ज्यादा है, उर्वरा शक्ति ज्यादा है और इसका रंग भी गहरा है। इसको, इस A1 पार्ट को ही पृष्ठ मृदा या फिर टॉप सॉइल कहा जाता है। इसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स A2 की। A2 समझने से पहले आपको एक प्रक्रिया समझनी होगी कि जैसे ये A2 लेयर है या कोई भी लेयर है, तो जमीन के ऊपर, मृदा के ऊपर जब वर्षा का जल पड़ता है या सिंचाई का पानी पड़ता है तो ऊपर वाली परतों से जल के साथ खनिज लवण, कोलाइड्स या कार्बनिक पदार्थ घुल घुल कर नीचे की परतों में जाती हैं। खाली पानी नहीं, घुल घुल कर क्या जाते हैं? विलयन हो गया एक तरह से जल के अंदर। हमने पहले बात की थी कि जल एक अच्छा विलायक है, तो जल के अंदर कार्बनिक पदार्थ, कोलाइड्स और लवण घुल घुल करके नीचे की तह में जाते हैं। तो यहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी, वो नीचे चली जाती है। इस प्रक्रिया का नाम है निक्षालन। क्या नाम है? निक्षालन। फिर वही बात है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि एल्यूवेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो इस A2 के आगे आएगा कि इसको E लेयर भी कहा जाता है, अभी बताऊंगी कैसे। तो ये जो निक्षालन, और जहां जाकर के ये नीचे इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर उस क्रिया को कहते हैं निक्षेपण। मिलती जुलती टर्म्स है। निक्षालन का मतलब धुल धुल कर नीचे जाना और निक्षेपण का मतलब वहां पर जाकर के इकट्ठा हो जाना। तो ये A2 लेयर से
जो वर्षा या सिंचाई जल के साथ घुलित पदार्थ घुल घुल करके नीचे जाते हैं, ये आते हैं सीधे B2 लेयर में। ठीक है, तो फिर इस A2 लेयर का नाम होगा निक्षालित और B2 का होगा विनिक्षेपित या निक्षेपित संस्तर। ये निक्षालित संस्तर, ये होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो ये निक्षालित संस्तर, ये निक्षेपित संस्तर, इनका तो नाम हो गया। अब ये चूंकि पोषक तत्व या फिर कार्बनिक पदार्थ घुल घुल करके B2 में आ गए, तो इस A2 की अपेक्षा B2 के अंदर A2 से ज्यादा पोषक तत्व होंगे और साथ में B2 का रंग भी A2 की अपेक्षा गहरा होगा। B2 में पोषक तत्व भी ज्यादा होंगे क्योंकि A2 से घुल घुल करके B में आ गए। तो ये निक्षालित संस्तर, ये निक्षेपित, इसका रंग A2 की अपेक्षा गहरा और पोषक तत्व भी अधिक होंगे इसके अंदर। लेकिन चाहे इस B2 के अंदर A2 से पोषक तत्व और रंग ज्यादा गहरा है, लेकिन A1 से फिर भी दोनों का कम ही रहेगा। यानी कि A1 टॉप है किसके लिए? उर्वरता शक्ति के लिए, पोषक तत्वों के लिए, रंग के लिए। रंग भी उसका गहरा ही होगा। उसके बाद हमने A3 और B1 को बीच में छोड़ दिया। हमने A2 के बाद सीधी बात की B2 की। तो ये जो A3 लेयर है और जो B1 लेयर है, A3 और B1, तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है कि कोई क्लियर कट बिल्कुल लाइन नहीं होती कि बस यहां लाइन खींच दी, इसके आगे नहीं होते। ये जो A3 है, इसके अंदर कुछ कुछ गुण B के होते हैं और B में कुछ गुण A के होते हैं, तो इनके गुण आपस में एक दूसरे के अंदर मिले होते हैं। लेकिन इस B1 में B पार्ट के गुण ज्यादा होते हैं और इस A3 में A पार्ट के गुण ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें इसके और इसमें इसके गुण परिवर्तनशील हैं। तो इन दोनों लेयर्स को या तो कहते हैं परिवर्तनीय और या कहते हैं इन दोनों को संक्रमण संस्तर, या तो परिवर्तनीय संस्तर या संक्रमण संस्तर कहते हैं इन दोनों को। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे आती है बात B3 की। कुछ कुछ लवण निक्षालित होकर के B3 में भी आ जाते हैं, लेकिन B3 के बाद बात और एक बात हो रही है कि ये जो A और B है, A और B, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न, इनको खनिज संस्तर भी कहते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर खनिज पाए जाते हैं। कौन सा संस्तर कहते हैं? खनिज संस्तर भी। इनके कई नाम है, परिवर्तनीय संस्तर, संक्रमण संस्तर। अब यहाँ मैंने ई लिखा था, कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ई संस्तर कौन सा है, तो A2 को ही ई कहते हैं क्योंकि ये निक्षालन की क्रिया को जो है एल्यूवेशन कहते हैं, जो ई से स्टार्ट होता है, इसलिए कभी कभी। तो अब हम बात करते हैं कि AB को खनिज संस्तर कहते हैं, फिर बारी आती है B3 की। अब जैसे यहाँ पर मिक्सिंग है, ऐसे ही यहां पर B3 के अंदर कुछ कुछ गुण C के होते हैं, जो कि C और B के बीच की कड़ी है। तो इस B3 को कहते हैं अंतर्वर्ती संस्तर। अब ये C लेयर क्या है? ये सबसे नीचे है चट्टाने, ये हार्ड रॉक है, बिल्कुल हार्ड रॉक है, चट्टान है। पहले बताया था कि चट्टानों से ही मृदा का विकास होता है। तो ये C के अंदर चट्टानें अक्षयित होकर के मूल पदार्थ का निर्माण करती है। तो इसमें चट्टानों के टुकड़े होते हैं, अक्षयित चट्टानें होती हैं, साथ में मृदा के कण होते हैं, ये C लेयर बनती है। तो यहां से अब चूंकि यहां से मृदा का निर्माण शुरू होता है, इसलिए इसको पैतृक संस्तर भी कहा जाता है। C लेयर को मूल पदार्थ, पैतृक संस्तर, सबस्टिशियल लेयर, ये इसके नाम है। इसमें क्या होता है? चट्टानों के टुकड़े अपक्षयित होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर चट्टानों का अपक्षय शुरू हो जाता है, अपक्षयित चट्टानें, और साथ में मृदा कण होते हैं।
तो बच्चों ये जो नीचे वाला आर फिर लिखा हुआ है, यहाँ ओ फॉर ऑर्गेनिक था, एबीसी के बाद आर आ गया, आर फॉर रॉक्स, चट्टाने हैं, बिल्कुल हार्ड चट्टान है, इसको आप मृदा परिच्छेदिका में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये तो चट्टान है। मृदा कहां से शुरू होती है? यहां से, तो ये जो सारा पोर्शन है ये मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। अब आपको फिर एक बात बताती हूं कि शुरू में अब ये जो चट्टान है इसको बेडरॉक भी कहते हैं और एक और इसका नाम है पैड। शुरू में हमने बताया था कि मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। लोगोस मीन्स अध्ययन, और जिन शब्दों के लास्ट में वाई आता है अधिकतर वो लोजी लोगी लोगी आता है, तो वो अधिकतर ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो पैडोलॉजी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो नीचे संस्तर होता है हार्ड, उसको पैड बोलते हैं। तो हम यहां पर बता दें आपको कि ये जो ऊपर वाली ये थी, ये तो थी टॉप सॉइल, और उसके बाद की जो ये सारे नीचे वाली है ये है सब सॉइल। चूंकि हमने सारा पढ़ लिया तो हम टॉप सॉइल और सब सॉइल की बात भी कर लेते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो टॉप, यहाँ पर अक्षय बहुत कम होता है, चट्टानों के टुकड़े हैं, जैसे 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 ऊपर जाते हैं अक्षय पूर्ण होता जाता है। तो ये जो A1 में आते आते पूर्ण अक्षयित मृदा प्राप्त हो जाती है। ये मृदा बिल्कुल जहां पर पौधे उगते हैं, कृषि भूमि में तो मैंने आपको बताया कि वो लेयर तो मिक्स हो जाती है, तो यहाँ पर ये पौधे क्योंकि इसमें पोषक तत्व ज्यादा है। तो अब हम ये टॉप मृदा और सब सॉइल यानी कि पृष्ठ और अवमृदा दोनों में अंतर भी 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं। तो इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, रंग गहरा होता है, इसमें कम होती है, उसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, उसमें उर्वरक शक्ति ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, उसमें कणों के आकार के कारण, क्योंकि नीचे कॉम्पैक्ट है, दबा हुआ पदार्थ है, कठोर है, और ऊपर ढीला है, कण जो है थुलथुले हैं, भुरभुरे हैं, तो उसके अंदर जल धारण क्षमता और हवा का संचार, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है और अवमृदा में बहुत मुश्किल से होता है। इसके अलावा उपजाऊ भी ऊपर वाली ज्यादा होती है, नीचे वाली कम होती है। फिर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या और सक्रियता दोनों ही टॉप सॉइल में ज्यादा होती है, नीचे वाली सॉइल में उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती सूक्ष्म जीवों के लिए, तो वहां पर उनकी सक्रियता बहुत ही कम और संख्या भी बहुत ही कम होती है। और लास्ट बात है कि उनको रंग से पहचाना जाता है, गहरा भूरा, और इनका रंग हल्का पीला, और लास्ट की इसके अंदर धनायन विनिमय क्षमता भी बहुत उत्कृष्ट होती है और इसमें बहुत ही निम्न कोटि की होती है। तो बहुत आसानी से आप टॉप सॉइल और ये दूसरी सब सॉइल के बारे में भी और उनके अंतर के बारे में भी समझ गए होंगे। चलिए, थोड़ा स्पीडली पढ़ा है, एक बार दोबारा सारा रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में। तो मृदा परिच्छेदिका समझ में आ गया क्या होता है, और उसकी लेयर्स रिमाइंड कर लीजिए। ओ को फिर डिवाइड किया O1 O2 में, फिर A को डिवाइड किया A1 A2 A3 में, फिर B से B1 B2 B3, उसके बाद C और उसके बाद R। O फॉर ऑर्गेनिक, R फॉर रॉक। तो बच्चों फिर से एक बात ध्यान रखना कि मृदा परिच्छेदिका यहां से शुरू होती है। इस पैड को, जिसको हम पैड कहते हैं नीचे वाले को, उसको हम मृदा परिच्छेदिका में शामिल नहीं कर सकते, ये तो कठोर चट्टान है। और क्या प्रश्न बनता है कि पैट्रिक लेयर किसे कहते हैं, पैट्रिक जोन, या इनको होरिजन संस्तर, होरिजन या जोन्स कहते हैं। तो इसको ये प्रश्न पूछा जाता है कि पैट्रिक संस्तर कौन सा है, तो आप कहेंगे सी। खनिज संस्तर कौन से हैं, तो आप कहेंगे, क्योंकि इनके अलग अलग नाम हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों खनिज संस्तर हैं क्योंकि इनमें खनिज लवण पाए जाते हैं, और ओ तो ऑर्गेनिक है ही, कार्बनिक संस्तर है ही। सबसे उपयुक्त कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस या पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है, वो लेयर है A1। अब हम एक बार जो फटाफट गुण बोले थे किसके, अवमृदा के और पृष्ठ मृदा के, उनको रिमाइंड कर लेते हैं। तो पृष्ठ मृदा यानी कि टॉप सॉइल यानी कि A वाला भाग A1,
और दूसरी कौन सी है, अवमृदा, यानी कि सब सोइल। कौन सा भाग, जो A1 के नीचे का भाग है, ठीक है। अब इस टॉप सोइल के अंदर आपने देखा था, मैंने बताया था कि सबसे पहले तो कलर से पहचान होती है कि इसका रंग जो है वो गहरा भूरा होता है। अब ये गहरा भूरा रंग होने का कारण क्या है, कारण ये है कि इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, संपूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। फिर चूंकि इसके अंदर ह्यूमस अधिक है, उसी से इसका रंग गहरा है, इसकी पहचान बनती है और उसी के कारण इसकी उर्वरा क्षमता या उर्वरा शक्ति जो है वो भी अधिक है। फिर इसके अंदर चूंकि कार्बनिक पदार्थ हैं और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों का भोजन है, तो इसलिए इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनकी सक्रियता भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ये सोइल उत्कृष्ट कोटि की सोइल है। फिर चूंकि इसके ऊपर विभिन्न क्रियाएं चलती रहती हैं, कभी हल चलाया जाता है, कभी निराई गुड़ाई होती है, तो ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर होती रहती है। दूसरी बात ये कि पूर्णतः अपक्षयित है, तो ये यहाँ सबसे पहले ही आना चाहिए था ये कि ये पूर्णतः अपक्षयित है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो चट्टानों का अपक्षय ज्यादा होकर के छोटे कणों में मृदा, नीचे तो बड़े बड़े सी लेयर में आपने देखा था बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं, ऊपर अपक्षय होकर पूर्ण मृदा विकसित हो जाती है, नीचे वाली मृदा जो है वो अविकसित होती है। फिर चूंकि ये पूर्णतः अपक्षयित है, कणों का आकार छोटा है, दूसरी बात की ऊपर जो क्रियाएं चलती है उसके कारण वो भुरभुरी और थुलथुली ऐसे हो जाती है, नीचे जो होता है वो कठोर होती है। तो इसके कारण अगला बिंदु है कि इसके अंदर जल का संचरण और वायु का संचरण और वायु का विसरण और वायुमंडल से इनका गैसों का आदान प्रदान भली भांति हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये है कि इसकी टॉप सोइल की धनायन विनिमय क्षमता बहुत अच्छी होती है। अब जो इतने सारे गुण टॉप सॉइल में हैं, ये सारे गुण, उर्वरा शक्ति ज्यादा होने का मतलब है कि उपजाऊ होती है, ये जो मृदा है बहुत उपज अच्छी होती है इसके अंदर कृषि की। अब आप सब सॉइल तो आराम से कर लेंगे, उसका रंग हल्का मतलब पीला सा होता है, भूरा नहीं होता, उसके अंदर ह्यूमस कम होती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसकी अपेक्षा कम होती है। जब पोषक तत्व, इसके अंदर पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब इसमें पोषक तत्व ज्यादा है तभी ये उपजाऊ ज्यादा है, यानी कि उर्वरा शक्ति ज्यादा है, उसमें पोषक तत्व कम होने के कारण उर्वरा शक्ति भी कम होती है और सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी उसमें और सक्रियता भी कम होती है। कारण आपको मैंने बता ही दिया कि उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, और फिर ये सब चीजें भी पृष्ठ मृदा के अंदर सुचारू रूप से नहीं हो पाती, ठीक है। आज का यही समाप्त करते हैं टॉपिक। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव ए नाइस टाइम। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।